हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बड़े ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद, लगभग 1 डेढ़ महीने बाद या 2 महीने बाद ही आप कह सकते हैं, आपसे मिलना हो रहा है। उसके तमाम कारण थे, बट आप लोगों से शिकायत बहुत है। आप लोगों ने कम से कम ये भी नहीं पूछा, सर कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? कुछ लोगों ने तो पता किया, बाकी तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। चलो, कोई बात नहीं है, वो तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। बहुत सारी तकनीकी समस्याएँ और भी अन्य समस्याओं से जूझते हुए हम फिर निकल आए हैं और राम जी की पाठशाला फिर से आपके साथ है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। जैसा मैंने आपको बताया था, करंट अफ़ेयर्स की जो क्लास है वो डेली आपकी अब चलेगी सोमवार से लेके शनिवार तक। संडे में ये क्लास नहीं होगी आपकी। इस तरह और भी क्लासेस आपकी मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, इसलिए आप निश्चिंत होकर अब राम जी की पाठशाला पर क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आपके लिए देखो नए रूप में यहाँ पर चीज़ें पेश हुई हैं और देखो, डिजिटल बोर्ड की तो अपनी औकात अभी है नहीं, बट डिजिटल बोर्ड से कम फ़ील आपको आज नहीं आने वाली है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोग आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो बस डिजिटल बोर्ड में क्या होता है कि आदमी थ्री डी फॉर्म में आगे दिखाई देता है, मैं यहाँ पे गोल राउंड में आपको दिखाई दे रहा हूँ। बट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आएँ। हम लोग डेली करंट अफेयर यहाँ पर कवर करेंगे और कोशिश मेरी रहेगी कि 10 से 12 मिनट में आपका ये खत्म हो जाए और आपका समय कम से कम लगे और आप बेहतर से बेहतर तैयारी करें। इसका पीडीएफ भी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा। आप जा करके एप्लीकेशन में करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर वाले सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें देखो क्या रहेगा, हम यहाँ क्वेश्चन भी करने वाले हैं और साथ ही साथ हमको यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपके लिए तैयार कर दी है। इसलिए आपको अच्छे चीज़ें समझनी है और अच्छे चीज़ें यहाँ पर करनी है। तो बिना देरी किए हम लोग यहाँ पर चालू करते हैं और जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, रामबाण है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ये रहा कि रक्षा मंत्रालय ने 5 फ्लीट सपोर्ट जहाज़ों के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? अब यह ज़्यादा आपको हिंदी लग रही हो तो कोई दिक्कत मानने वाली इसमें बात नहीं है। रक्षा मंत्रालय जो है उसने 5 फ्लीट सपोर्ट जहाज, है ना? तो फ्लीट सपोर्ट क्या होता है? फ्लीट सपोर्ट अभी हम आगे देखेंगे। फ्लीट सपोर्ट का मतलब एक तरह से ये कह लीजिए कि जो नौसेना समुद्र में है, तो उसको रसद पहुँचाने का काम जो कर रही है, सप्लाइज़ पहुँचाने का जो काम करते हैं, वो फ्लीट सपोर्ट जहाज होते हैं। तो ऐसे 5 फ्लीट सपोर्ट जहाज जो हैं, उनके अधिग्रहण के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो आप इसका आंसर सीधे याद रखेंगे, हिंदुस्तान हिंदुस्तान 1 मिनट, है ना? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ में ये हस्ताक्षर किए गए। इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ही है। इन जहाजों को एचएसएल, है ना, वही हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया जाएगा। यानी कि जो ये 5 जहाज बनाए जाएंगे, ये आपके किसके द्वारा बनाए जाएंगे? ये आपके बनाए जाएंगे एचएसएल के द्वारा, ठीक है? एचएसएल के द्वारा बनाए जाएंगे। ये मंजूरी कब दी, क्या हुआ, ये मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आप मोटा-मोटा जान लीजिए यहाँ पर कि जो फ्लीट सपोर्ट जहाज़ों का उपयोग समुद्र में जहाज़ों को ईंधन, पानी, गोला बारूद और भंडार से भरने के लिए किया जाएगा। ये मैंने वही बात बताई कि फ्लीट सपोर्ट क्यों जहाज़ क्यों यूज़ किए जाते हैं कि समुद्र में जो नौसेना पहले से विद्यमान है, पहले से लगी हुई है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए ईंधन का, पानी का, गोला बारूद का, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। इससे भारतीय सेना का बेड़ा, बेड़ा मतलब फ्लीट, यही लंबे समय तक काम कर सकता है। परिणाम स्वरूप बेड़े की रणनीतिक पहुंच और गतिशीलता में वृद्धि होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाँ, हो सकता है 44,000 टन का फ्लीट सपोर्ट जहाज भारत में किसी भारतीय शिपयार्ड द्वारा निर्मित किया जाने वाला अपनी अपनी तरह का पहला जहाज होगा। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत चाबहार बंदरगाह। देखो, चाबहार बंदरगाह लगातार अपने सुर्खियों में रहता है, तो आपको इसके बारे में हमेशा पता होना चाहिए। भारत चाबहार बंदरगाह मुद्दे में मध्यस्थता खंड को हटाने के लिए किस देश के साथ भारत सहमत हुआ है? मध्यस्थता यानी कि बिचौलिए को हटा दिया जाए, सीधे भारत जिस देश के साथ चाबहार बंदरगाह बनाने की तरफ बढ़ रहा है, उसके साथ डायरेक्ट हम डील करें, डायरेक्ट हम बातचीत करें, इधर-उधर हम बिल्कुल भी बातें ना करें। तो भारत का ये संबंध जो है वो आप देख सकते हैं, भारत और ईरान के बीच वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों में चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेशी अदालतों में मध्यस्थता के प्रावधान को हटाने पर सहमत हुआ है।
है ना? यानी कि देखो चाबार जो बंदरगाह है वो एक कमर्शियल रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए भारत और ईरान के बीच में एक समझौता है कि ईरान में एक बंदरगाह बनाया जाएगा जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रणनीतिक रूप से भी और वह वाणिज्यिक रूप से भी। ठीक है, वाणिज्यिक रूप से इंपॉर्टेंट होने ज्यादा रणनीतिक रूप से जरूरी है, क्योंकि भारत की पहुंच अब अरब देशों की तरफ भी बढ़ जाती है और आपकी पूर्वी एशिया की तरफ भी इन चीजों से चीजें बढ़ जाती हैं। तो चाबार बंदरगाह के साथ समझौता जो हुआ है वो ईरान में हुआ है। बाकी डिटेल्स जो हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोई भी अलग से इंपॉर्टेंट बात इसमें नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा 31,000 स्कूलों में नाश्ता योजना शुरू की गई। देखो मिड डे मील योजना एक लंबे समय से चलती आ रही है और मिड डे मील योजना का जो प्रमुख लक्ष्य है वो सरकारी स्कूलों में रजिस्ट्रेशन को बढ़ाना है, नामांकन को बढ़ाना है और बच्चों को अच्छा भोजन, हितकर भोजन प्रोवाइड कराना है। बट एक राज्य ऐसा है जो है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु ने क्या काम किया है, तमिलनाडु ने आपका एक कदम और बढ़ा दिया है। क्या कर दिया है कि 25 अगस्त को 31,000 स्कूलों में नाश्ता योजना शुरू कर दी है। तो सीधे सीधे आपको याद रखना है कि 31,000 स्कूलों के लिए नाश्ता योजना शुरू करने वाला स्कूल कौन सा है, तो मतलब राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु है। और कौन है, राज्य के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, ये आपको याद रखना है। एम के स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है, उन्होंने नागापट्टिनम जिले के थिरुक्कुवलाई में एक पंचायत स्कूल में इस योजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये सब डिटेल्स आप इसमें आगे देख सकते हैं। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, नाश्ता योजना किसने शुरू करी, कहाँ शुरू हुई। ठीक है, नाश्ता योजना शुरू हुई 31,000 स्कूलों के लिए, तमिलनाडु में शुरू हुई, एम के स्टालिन ने शुरू की। या जिला भी करें तो नागापट्टिनम जिले के तिरुक्कुवलाई, ये जो स्थान है उसमें शुरू हुई। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में ऑफलाइन भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा 200 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है। आप सबको एक बात पता होगी कि आपने एक देखा होगा कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ठीक है, फोन पे के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट करते हैं, तो उसकी अपर लिमिट 2,000 रुपये कर की गई। कितनी, 2,000 रुपये वह लिमिट है। और 2,000 रुपये से आप आगे ऊपर करते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ मतलब टैक्स फिर गवर्नमेंट लेती है। अब गवर्नमेंट लेती है, बट एक ना क्या किया था कि ये ये जो सुविधा है, ये सुविधा आपकी कहाँ पे है, ये सुविधा आप वहां यूज कर पाते हैं जहां पर आपकी बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जहां पर इंटरनेट आपका बहुत बेहतर है, तो वहां पर आप इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। बट बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, तो उन लोगों को भी, उस देश के हिस्से को भी मतलब एक डिजिटल भुगतान की तरफ आगे बढ़ाने के लिए आरबीआई ने आपका कुछ समय पहले यूपीआई लाइट, है ना, यूपीआई लाइट जो ऐप है ये लॉन्च किया था। बट इसमें जो लिमिट रखी गई थी, ऑफलाइन भुगतान कहने का मतलब ही यहाँ पर क्या है कि बिना नेट के आप भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें आपको यूपीआई पिन नहीं डालना पड़ता, ऐसा कुछ नहीं होता, और सीधे आप जाके उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अपर लिमिट इसमें 200 थी। तो यूपीआई लाइट को और अच्छा बनाने के लिए, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अब ये सीमा 200 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 500 रुपए कर दी गई है। ये चीज आप लोग बहुत अच्छे ध्यान रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्मल पावर प्लांटों में, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं जैसे एनटीपीसी है ना, नेशनल थर्मल पावर आपके प्लांट है, कॉर्पोरेशन है, उनमें क्या होता है आपका बिजली का उत्पादन किया जाता है, तापीय तापीय बिजली का उसमें प्रोडक्शन होता है। तो उससे क्या निकलता है, नॉक्स निकलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं। तो इनके उत्सर्जन को रोकने के लिए किस कंपनी ने स्वदेशी चयनात्मक उत्प्रेरक रिएक्टर उत्प्रेरक विकसित किया है। तो क्या है कि ये सीधा इतना ज्यादा टिपिकल आप मत समझो, यहाँ पर आप मोटा मोटा याद रखो कि नाइट्रस ऑक्साइड के जो उत्सर्जन है उसको रोकने के लिए एक कैटलिस्ट जो है वो बनाया गया है, किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो जो BHEL है, यानी कि भेल जो है ना, भेल, भेल के द्वारा ये आपका कैटलिस्ट बनाया गया है। इसकी डिटेल्स हम यहाँ पर आगे देख सकते हैं। जी, बीच में कई बार ना अटक जाती हैं चीजें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि BHE ने थर्मल पावर प्लांटों से NOx, NOx का मतलब वही है ना, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना ये,
उत्सर्जन को रोकने के लिए स्वदेशी चयनात्मक उत्प्रेरक रिएक्टर यानी एससीआर देखो ये चीजें जो है एससीआर, इसको आपको खुद भी एक बार चेक करना चाहिए जिससे अच्छी तरह आपकी चीजें बन जाए यहाँ पर। ठीक है, अच्छी चीजें समझ में आए आपको। ये जो उत्प्रेरक होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, ये बेंगलुरु में निर्मित होते हैं और बिजली स्टेशनों पर नॉक्स के उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद करते हैं। तो ये सब चीजें आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो समय कम लेना है और बेहतर से बेहतर चीजें आप तक पहुंचानी है। अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार ने जाति जनगणना का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है? तो ये काम हुआ है आपका बिहार में। कहां पे हुआ है? ये काम हुआ है आपका दोस्तों बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि बिहार में जाति गणना का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है। ठीक है, जाति गणना मतलब जाति के हिसाब से गणना की जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। काफी सारे लोग इसकी मांग भी करते रहते हैं। वहीं आंकड़ों के संकलन के बाद जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की जाए, है ना। आंकड़ों का जब संकलन हो जाएगा, उनका डाटा कलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की जाएगी। जाति आधारित सर्वेक्षण व्यापक होगा और विभिन्न जातियों, उनकी आर्थिक स्थिति और राज्य के बाहर रहने वाले प्रवासियों की संख्या प्रदान करेगा। यानी कि जाति आधारित जनगणना में ये पता लगेगा कि कौन किस जाति का व्यक्ति कितनी संख्या में वहां पर है। ठीक है, उसकी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अभी कैसी है और राज्य से बाहर कितने प्रवासी लोग रह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 लीटर से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये आप स्पष्ट रूप से यहां पर देख सकते हैं, असम ने काम किया है। असम पर्यावरण और वन विभाग ने राज्य के भीतर 1000 मिलीलीटर यानी 1000 ml यानी कि 1 लीटर क्षमता से कम प्लास्टिक की पानी की बोतलों के उपयोग एवं उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। यह परिवर्तनकारी पहल इस वर्ष 2 अक्टूबर से लागू होने वाली है, यानी कि आने वाला जो 2 अक्टूबर है, आपने देखा होगा 20 रुपए की बिस्लरी की बोतल मिलती है या वो 1 लीटर की होती है, बट उससे छोटी-छोटी बोतलें आ गई हैं, है ना, बनती हैं। तो क्या हो रहा है, उससे पर्यावरण का बहुत नुकसान हो रहा है, वन विभाग इत्यादि की बड़ी समस्याएं वहां पर बन के आ रही है। तो पिछले महीने असम सरकार ने 1 लीटर से कम मात्रा वाली पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट, है ना, ये पीईटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम आप जरूर याद रखेंगे। पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट, है ना, से बनी पीने के पानी की बोतलों के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1000 ml क्षमता से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के दायरे में आता है। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो आप डायरेक्टली यहां पर देख सकते हैं। अभी और बेहतर करेंगे कनेक्टिविटी इसकी, ठीक है ना, धीरे धीरे मैं बहुत सुधार कर रहा हूँ चीजों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एथेंस में ग्रीक राष्ट्रपति कतेरिना एन सकेला रोपोलू, है ना, कतेरिना याद रख लो आप नॉर्मली, है ना, ग्रीस की जो राष्ट्रपति हैं, ग्रीस के राष्ट्रपति जो हैं कतेरिना, द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये आप याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री को दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। यह पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो ग्रीस द्वारा किसी विदेशी सरकार के प्रमुख को दिया जा सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। पुरस्कार के प्रशस्ति पत्र में कहा गया है, यह पीएम मोदी को ग्रीस और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट योगदान की मान्यता में दिया जा रहा है। यानी कि जो ग्रीस ने ये ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ये पुरस्कार जो दिया है, ये क्यों दिया है? ये इसलिए दिया है कि ग्रीस को ये लगता है कि भारत और ग्रीस के बीच में जो बाइलैटरल रिलेशनशिप्स हैं, द्विपक्षीय संबंध हैं, उनको बढ़ावा दिया है मोदी जी ने, तो इसलिए हम ये दे रहे हैं। ठीक है, पीएम मोदी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रख लेना है। और वहीं वह 2017 के बाद इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी सरकार प्रमुख भी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2023 में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, 2017 से चल रहा है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का कौन सा संस्करण लॉन्च हुआ है? तो इसका छठा संस्करण लॉन्च किया गया है सन 2023 में। शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन
SIH स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन SIH 2023 के छठे संस्करण का अनावरण किया है। ये बात आपको याद रखनी है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में देश भर में पहले 7500 से अधिक इनोवेशन संस्थान शामिल हैं। ठीक है, ये आप बात याद रखनी है। बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त के किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? तो इंपॉर्टेंट बात यह है 23 अगस्त, क्योंकि चंद्रयान 3 ने वो उपलब्धि यहाँ पर हासिल की है जो आज तक विश्व में किसी ने भी हासिल नहीं की है। भारत का जो अंतरिक्ष संगठन इसरो है, उसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना जो लैंडर है उसको सफलतापूर्वक उतारा है। ये काम करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने की उल्लेखनीय उपलब्धि के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है 23 अगस्त को। ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आना है, ये बात आप ध्यान रख लेना। और जहां पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा है, सफलतापूर्वक उतरा है, उस स्थान का नाम शिव शक्ति रखा गया है। ठीक है, और जहां पे चंद्रयान 2 ने छुआ था, यानी चंद्रयान 2 जिस स्थान को छुआ था, उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे और तैयारी को अच्छे ढंग से बढ़ते रहेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।